नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एथिक्स यानी पेपर 4। और पेपर 4 में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 यानी दार्शनिक विचारक या थिंकर्स। तो जो दार्शनिक आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है अरस्तू। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर में, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर किस प्रकार से आपको लिखकर आना है, इसका आइडिया आपको प्राप्त हो पाए। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय, फिर रचनाएं पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सी रचना फेमस है, फिर हम पढ़ेंगे अरस्तू के विचार, दासता का सिद्धांत, दास प्रथा के संबंध में उनके क्या सिद्धांत हैं, दास प्रथा की उपयोगिता, अंत में है अरस्तू का संविधान। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यदि आपको नोट्स प्राप्त करना है, जिस नोट्स से हम क्लास में पढ़ते हैं, यदि आपको नोट्स पसंद आते हैं और यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, 60,000 वैकेंसी है। यदि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो हमारी वेबसाइट है arambclass.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाइए और टेस्ट सीरीज परचेज करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। और हमारे टेस्ट सीरीज में लगभग 500 वाट टेस्ट है जो आपको बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो तुरंत टाइम बर्बाद किए बिना उनको परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। अब बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में, बिना समय बर्बाद किए। इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में, मृत्यु है आपकी 322 बीसी में। गुरु है प्लेटो, और जो प्लेटो के का एकेडमी है, उनका संस्थान था एकेडमी, उसी से उसी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। और आज जो हमें सिद्धांत प्राप्त हो रहे हैं वहीं के देन है। ठीक, जो उनके शिष्य थे वो थे अलेक्जेंडर। ठीक, गुरु का नाम था प्लेटो और इनके जो शिष्य उनका नाम था अलेक्जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो उनकी रचनाएं हैं, सबसे फेमस है पॉलिटिक्स, फिर है द एथिक्स, ऑन द हेवन, द मेटाफिजिक्स और अंत में है पोएटिक। ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनके जो विचार हैं वो समझिए। यदि आपको विचार समझ में आ गया तो आगे सिद्धांत पढ़ने में, समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए, आप क्या हैं, जो आप बार बार करते हैं आप वही हो। क्या लिखा है, आप क्या हैं। यदि आपको जानना आप क्या हो तो आपकी जो बार बार आप जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी दिनचर्या में आप जो बार बार रिपीट करते हो, क्या लिखा है, जो आप बार बार करते हैं आप वही हो, है ना। आप जो क्रिया, आप जो कार्य बार बार कर रहे हो, आप उसी प्रकार के आदमी हो। ठीक, इसका आंसर मिल गया। अगला देखो, आप, उन्होंने क्या बोला है। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, आप जो बार बार करते हो आप वही हो। एक आत्मा जो 2 शरीर में निवास करती है वही मित्रता है। क्या लिखा है, एक आत्मा यानी एक आत्मा जो 2 शरीर में निवास करती है वही मित्रता है। जो परम मित्र होते हैं उनकी एक ही आत्मा होती है, जिसका आधार है। अगला है, जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। तो सबसे प्रेम से बात करते हैं और सभी का मित्र होने की बात करते हैं, वो किसी का मित्र नहीं होते हैं। उन पर विश्वास करना गलत है। अगला है, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। यदि आप एक्सेलेंट हो तो आप हमेशा अपने आप को प्रूफ करोगे, ना कि सिर्फ 1 या 2 बार। ठीक, अगला देखो आप, शिक्षक कौन होता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक बोलता है कि मैं आपको सोचने पर विवश कर सकता हूं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। देखिए, शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, वो आपको इनकरेज करता है सोचने के लिए। भाई, वो आपको इनकरेज करता है कि आप सोचो और उसी से आप सीख पाते हो, समझ पाते हो। तो टीचर आपको जो है हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, विवश करता है, इनकरेज करता है, ताकि आप कुछ सीख पाओ, कुछ समझ पाओ। ये उन्होंने बोला है। अगला है, जो व्यक्ति आपसे डरता है वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। ठीक, डर के कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं कर सकता। अगला है, गुस्सा करो। गुस्सा करना सही है, लेकिन सही स्थिति पे, सही टाइम पर और सही जगह। यदि आप सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही स्थिति में गुस्सा कर रहे हो तो आप इनोसेंट हो, आप सही हो। मैं केवल एक मंदिर को जानता हूं, इसका नाम है मानवता। तो उन्होंने जो मानवता है उसको मंदिर के समान बताया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये उनके विचार हैं जिनको हमने समझ लिया। अब इसके आधार पर उनके सिद्धांत पढ़ेंगे। अब देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से। ठीक, ये हमारे नोट्स हैं, यही नोट्स आपको
प्राप्त हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले वो है आपका दास्यता का सिद्धांत। अरस्तु का दास्यता का सिद्धांत क्या है? देखो, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दास प्रथा का समर्थन किया, जिसमें दास प्रथा को प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर इसे स्वामी व दास दोनों के लिए उपयोगी माना है। अब देखिए, सबसे पहली बात जो है वो है, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। दूसरा है, इन्होंने समर्थन किया है, इसके संबंध में जानकारी का सोर्स क्या है? इनके जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स, तो यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। बात क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला अंत में? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा है कि देखो, प्राकृतिक, तो दास प्रथा ही प्राकृतिक व्यवस्था है। क्या बोला? दास जो है एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर इसे स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी माना है। उन्होंने बोला है कि दास प्रथा को हमको एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दास और जो उनके मालिक हैं, जो शासक, दोनों के लिए उपयोगी है। दास और स्वामी दोनों के लिए उपयोगी इसको बताया है, और ये प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में इसको एक्सेप्ट करने की बात इन्होंने की है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में सिद्धांत, इनके जो विचार हैं वो पढ़ लिए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग दास से आशय। अब इनके आधार पर दास कौन होता है, दास कौन है वो समझे आप। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं अपितु दूसरे का है, लेकिन फिर भी आदमी है। जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से किसी दूसरे का है, या कैसे कहें कि जो आदमी प्राकृतिक रूप से किसी दूसरे का है, वो दास है। और क्या लिखा आगे देखो, जो स्वयं का नहीं बल्कि स्वामी के कब्जे की चीज है। अब देखो कितनी खराब बात है, इन्होंने आदमी को बोला है वस्तु बताया है, जो स्वयं का नहीं है, किसी दूसरे की कब्जे की चीज है। और क्या बोला है? दास में शारीरिक बल अधिक होता है और बुद्धि कम होता है। दास कौन होता है? जिसमें शारीरिक बल, क्या बोला है? जिसमें शारीरिक बल जो है वो अधिक होता है, लेकिन बुद्धि कम होती है, बुद्धि कम होती है। ठीक, मतलब दास कौन होगा? जो बौद्धिक रूप से काफी प्रबल होगा, सॉरी, जो बौद्धिक रूप से काफी, बुद्धि काफी कम होगी उसमें, लेकिन शारीरिक रूप से काफी बलशाली होगा, वही होगा दास, जिस पर अपने स्वामी का अधिकार होगा और वो उसके कब्जे की चीज होगी, वस्तु होगी, उसको बोलेंगे दास। ठीक, चलो, तो ये आ गया पर दास। तो दास कौन होता है पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दास प्रथा के समर्थन में तर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? दासता का सिद्धांत के समर्थन में तर्क, इसके समर्थन में क्या लॉजिक है उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि भैया मनुष्यों में प्राकृतिक असमानता, इनने कहा है कि जो मनुष्य होते हैं प्राकृतिक रूप से उनमें काफी असमानता होती है, और उसी के आधार पर दास और स्वामी का निर्णय किया जा सकता है। जैसे देखो आप, कुछ व्यक्ति जन्म से अयोग्य व विवेकहीन होते हैं, मतलब कुछ बच्चे जन्म से ही अयोग्य होते हैं और विवेकहीन होते हैं, तो और वे अपने भले बुरे का विचार नहीं कर सकते। ऐसे में वे दूसरे समझदार व्यक्ति के समर्थन में रहकर अपना जीवन सुधार सकते हैं। उनके लिए गुलाम बना रहना ही बेहतर है। अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है वो कैसा है, वो एक व्यक्ति जो है वो अयोग्य है ना, अयोग्य है भैया, और क्या है, विवेकहीन है ना, समझदार नहीं है, बुद्धिहीन है। और अगर दूसरा व्यक्ति है जो विवेकहीन है, जिसमें विवेक भी है, जिसमें विवेक भी है भैया, और समझदार भी है, बहुत सारी बुद्धि भी है, तो भैया इसको बनना चाहिए, इसके आधार पर इनको बनना चाहिए स्वामी और इसको बनना चाहिए गुलाम। और इनको जो गुलाम है वो अपने स्वामी के अधीन रहकर ही उसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, ताकि उसको अच्छा जीवन प्राप्त हो सके, क्योंकि वो न उसमें बुद्धि है न उसमें विवेक है। तो अपने स्वामी के अधीन रहकर अच्छा जीवन यापन करना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। ठीक, बात क्लियर है आपको? बहुत सिंपल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? ठीक, तो क्या मतलब हुआ इसका? दो व्यक्ति होंगे, एक समझदार होगा, एक में विवेक होगा, एक जो होगा उसमें बुद्धि कम होगी, वो विवेकहीन होगा, अयोग्य होगा। तो जो व्यक्ति अयोग्य है उसको योग्य व्यक्ति के अधीन रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब देखो अगला क्या लिखा है, अगला है सॉरी, कहाँ चला गया ये, ओ थोड़ा सा आगे चला गया। चलो
तो भी पहला पढ़ लिया हमें, मनुष्यों में प्राकृतिक असमानता। दूसरा है योग्य का अयोग्य पर शासन। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति योग्य है वो स्वामी बनता है और जो अयोग्य है वो बनता है दास। देखो, अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से शासन करने के लिए बने होते हैं व अन्य प्रशासित होने के लिए। कुछ लोग जन्म से ही उनमें जन्म से ही वो गुण होते हैं जिसके आधार पर उन्हें शासक बनना चाहिए, और कुछ व्यक्ति में जन्म से ही वो गुण होते हैं जो उन्हें शासित होने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखो क्या हो गया इसमें, योग्य द्वारा शासन करने पर विकास होता है। जो योग्य है अगर वो शासन करेगा उससे समाज का विकास होगा, और योग्य व्यक्ति शासन करने के लिए ही बना होता है। ठीक, इनके अनुसार अपने समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक योग्य और अयोग्य। योग्य में शासक बनने के गुण होते हैं और अयोग्य में शासित होने के गुण होते हैं। अगर योग्य शासन करेगा तो उससे समाज का विकास होगा और वही सबके लिए भले की बात है। ठीक, दो पढ़ लिए, मनुष्य में प्राकृतिक असमानता, योग्य का अयोग्य पर शासन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला आपका है कार्य क्षमता के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से प्रबल है, उसकी बुद्धि ज्यादा है, होशियार है ना, विवेक उसमें अच्छा है, समझदार है, तो उसको शासक बनना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बलशाली है, खली जैसा व्यक्ति है, बहुत ताकतवर है, तो उसको गुलाम बनना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या मतलब, देखो उसको, अरस्तु का तर्क है कि मानसिक व बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त व्यक्तियों का शारीरिक बनावट भी व क्षमता में भी अंतर होता है। तो सबकी बुद्धि में, शरीर में सब अंतर होता है। कुछ व्यक्तियों का शरीर शारीरिक कार्य हेतु, क्या लिखा है, कुछ व्यक्तियों का शरीर शारीरिक कार्य हेतु व अन्य का मानसिक व बौद्धिक कार्य करने के लिए इस प्रकार, इसमें शारीरिक बल अधिक है। अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक बल अधिक है तो उसे गुलाम बनना चाहिए, और अगर इसमें बौद्धिक बल अधिक है उसे शासक बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, अगर आप शरीर से दमदार हो, ताकतवर हो, तो आपको गुलाम बनना है, और आप बुद्धि से प्रबल हो, बुद्धि से आप ताकतवर हो, तो आपको शासक बनना चाहिए, आपको स्वामी बनना चाहिए। अगला है दासता स्वामी, क्या लिखा, दासता स्वामी व दास होने हेतु उपयोगी है। अब देखो, ठीक, तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं इनके समर्थन में। अब देखो अगला है दासता स्वामी व दास होने हेतु उपयोगी है। मतलब जो दासता है वो स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। क्या मतलब हुआ इसका, स्वामी को नैतिक उत्थान के लिए समय चाहिए, जो तभी संभव होगा जब दास उनके घर हेतु श्रम करे एवं स्वामी के सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जित करे। देखो क्या उन्होंने बोला है कि देखो ये जो है समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो है वो कौन कार्य करता है, समाज के उत्थान के लिए कौन कार्य करता है, एक शासक कार्य करता है ना। एक शासक जो है वो कार्य करता है समाज के उत्थान के लिए, जो अधिकारी वर्ग है वो शासन के उत्थान के लिए कार्य करता है। अब शासक जो है समाज के बारे में कब सोचेगा, जब उसके पास समय मिलेगा, जब उसके पास समय होगा। और उसके पास समय कब होगा, जब उसका स्वामी, जो उसका गुलाम है, या उसका दास है, उसका काम संभाल लेगा, उसके सभी कार्य कर लेगा। तो गुलाम होना अति आवश्यक है ताकि गुलाम अपने स्वामी के सभी कार्य कर ले और स्वामी को टाइम मिले समाज के बारे में सोचने का, समाज के बारे में अच्छे अच्छे कार्य करने का। बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो दोनों के लिए उपयोगी है। अब अगला है दासता प्रकृति के नियमानुसार। क्या लिखा, देखो इसमें लिखा है दासता प्रकृति के नियमानुकूल है। जो दासता है वो प्रकृति के आधार पर ही है, प्रकृति के अनुकूल है। कैसे, प्रकृति स्वतंत्र पुरुष व दास के शरीर ने जो भेद करना चाहती है, जिसके कारण वह दास के शरीर को आवश्यक सेवाओं के लिए तगड़ा बनाती है, कठोर बनाती है, तथा स्वतंत्र व बौद्धिक व्यक्ति के शरीर को सरल। देखो इनका कहना यह है कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति उसने ही, मतलब मनुष्य ने नहीं,
प्रकृति ने भी ये भेद किया है, प्रकृति ने भी ये भेद किया है, जिसको दास बनना है, प्रकृति जिसको दास बनाना चाहती है, उसने उसके शरीर को काफी कठोर बनाया है, बलशाली बनाया है। और प्रकृति जिसे शासक या स्वामी बनाना चाहती है, उसने उसके शरीर को काफी सरल या काफी, इसको बोलेंगे मुलायम बनाया है, काफी नरम बनाया है। तो प्रकृति भी भेद करती है उनके अनुसार। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप अगला आपका है ठीक, तो आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं इनके समर्थन में। अब पढ़ेंगे हम लोग दास व्यवस्था की आलोचना, जो बहुत आवश्यक है। सब कुछ गलत है इसमें, दास प्रथा ही गलत है। तो ये पहला है, दास प्रथा अप्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति किसी में भेद नहीं करती, बिल्कुल भी सब समान है। ये प्रथा ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने इसको बनाया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक, तो ये प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है। दास प्रथा अलोकतांत्रिक है, ये प्रथा स्वतंत्रता व लोकतंत्र के विरोधी है। सबको समान जीवन जीने का अधिकार है, सबको राजा, सबको शासक, सबको जो चाहे वो बनने का अधिकार है। ठीक, तो ये आलोकतांत्रिक है पूरी तरह से। अब देखो अगला है शारीरिक श्रम का अपमान। जो शारीरिक श्रम कर रहा है वो किसी का दास नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। अरस्तु ने शारीरिक श्रम का अपमान किया है, वो बौद्धिक श्रम को श्रेष्ठ बताया। अगर कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्रम कर रहा है, छोटे काम कर रहा है, भविष्य में वही व्यक्ति अगर आईएएस बन गया तो क्या मतलब हुआ उसका? अगर कोई व्यक्ति है, गरीब है, कोई श्रम कर रहा है और भविष्य में मेहनत करके अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया, आईएएस बन गया, तो क्या होगा इससे? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि सभी में समान गुण होते हैं, सभी में समान बुद्धि होती है, सभी में सब कुछ समान होता है। आपको किसी प्रकार का भेद करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा? अरस्तु ने शारीरिक श्रम का अपमान किया, बौद्धिक श्रम को श्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करते हैं वो दास के समान होते हैं और जो बौद्धिक काम करते हैं वो शासक या स्वामी के समान होते हैं। गलत बात है। अगला है दास प्रथा अवैधानिक है। क्या लिखा है? दास प्रथा अवैज्ञानिक है। अरस्तु द्वारा कुछ व्यक्ति दास बनने हेतु पैदा हुए हैं, ये तथ्यहीन है, अवैज्ञानिक है। मतलब बचपन से ही आप दास बन गए, ये अवैज्ञानिक है। ठीक, निर्णयन की दुविधा। क्या लिखा है? इस बात का निर्णय कौन करेगा कि आप प्रकृति ने किसको किस मात्रा में बुद्धि दी है, इसका निर्णय कौन करेगा? यह भी अवैज्ञानिक है। दास प्रथा अमानवीय है। जो दास प्रथा ये अमानवीय है क्योंकि इसमें दास को वस्तु माना गया है। यह प्रथा मानवीय सिद्धांतों की अवहेलना करती है, वह मानव अधिकार को बाधित करती है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हो गए इसके विरोध में। अब देखो दासों के प्रकार। दास कितने प्रकार के होते हैं उनको समझते हैं। आइए, अरस्तु ने 2 प्रकार के दास बताए हैं। पहला है आपका प्राकृतिक दास, दूसरा है वैधानिक दास। जो प्राकृतिक दास होगा, जो जन्म से ही दास बनने हेतु उत्पन्न हुए हैं, वो वही काम करते हैं, मतलब उनकी जो पीढ़ी चली आ रही है दास बने हुए, उनको बोलेंगे प्राकृतिक दास। ठीक, प्राकृतिक हो गया। और ये पैतृक है, चला आ रहा है, ये हमारे पिता थे दास, सब दास ही बनते आए। अगला है वैधानिक या कानूनी दास। जिन दासों को क्रय किया गया है, पहले के जमाने में होता था ऐसा, तो जिन दासों को क्रय किया गया, परचेस किया गया है, मूल चुकाया गया हो, उनका एक मूल चुकाया गया हो, या जिन्हें युद्ध बंदी बनाया गया हो, वे वैधानिक दास कहलाते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो 2 प्रकार के हो गए आपके। अब देखो आप संपत्ति के रूप में दास, जो आपकी संपत्ति है, जो आपके अधीन है, वो आपके दास होगी। कैसे? चल संपत्ति के रूप में या अचल संपत्ति के रूप में। चल संपत्ति मतलब पशु, मनुष्य, सेवा करने वाले दास हो गए आपके। मतलब जो आपके पशु हैं, मनुष्य जो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपके चल संपत्ति होगी, है ना? तो मनुष्य भी इस कैटेगरी में आएगा, जो आपकी सेवा कर रहा है। जो पशु आपकी सेवा कर रहा है, जो मनुष्य आपकी सेवा कर रहा है, आपके जो पशु हैं आपके खेत में काम कर रहे हैं ना, तो आपके दास होंगे। तो इनको बोलेंगे चल संपत्ति। अगला है अचल संपत्ति, जो आपकी सेवा कर रही है लेकिन अचल है। कैसे? संपत्ति जो चलायमान ना हो, जैसे खेत, या आपकी सेवा कर रहा है, मतलब आपके लिए एक प्रकार से आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए फसल दे रहा है आपको, है ना?
बगीचा है, भूमि है, बगीचा आपको फूल दे रहा है, भूमि है आपको फसल दे रही है, भवन है, इस प्रकार से ये आपके दास है। ठीक, तो चल पशु मनुष्य और अचल में खेत बगीचा भूमि भवन, तो दो प्रकार के दास आपके होते हैं। ठीक, चलो दास प्रथा की उपयोगिता। अब दास प्रथा क्यों आवश्यक है उसको पढ़ते हैं। मतलब अरस्तु के अकॉर्डिंग दास प्रथा क्यों आवश्यक है उसको समझते हैं। देखो, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा की उपयोगिता इस तथ्यों में शामिल है कि दास होंगे तभी स्वामी विश्राम करेगा, और इस विश्राम के क्षण में स्वामी निम्न कार्य कर सकेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्होंने कहा है कि भैया दास प्रथा क्यों आवश्यक है कि जो स्वामी है उसको समाज के लिए कार्य करना है, और समाज के लिए समाज के लिए जो है वो कब कार्य करेगा, जब उसके पास समय होगा। उसके पास समय कब होगा, जब उसके कार्य कोई दूसरा कर लेगा। तो अगर उसके जीवन में कोई दास होगा जो उसके सभी काम संभाल लेगा, तो स्वामी को पर्याप्त समय मिल पाएगा समाज सेवा करने के लिए। या अब देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं इसको। दास प्रथा की उपयोगिता है, दास होंगे तभी स्वामी विश्राम करेगा, आराम करेगा, और इस विश्राम के समय में, इस विश्राम के क्षण में जब वो आराम कर रहा होगा तब स्वामी निम्न कार्य कर सकता है। कौन कौन से? विकासात्मक कार्य। भाई जब वो आराम करेगा, उसे कोई काम नहीं करना है, तब उसका दिमाग शांत होगा, तब वो विकास के संबंध में कार्य कर पाएगा, सोच पाएगा। इतिहास लेखन करेगा, साहित्य निर्माण करेगा जो बहुत ही आवश्यक है, नवीन आविष्कार कर पाएगा, है ना, उसके पास समय होगा तब। फिर कला व स्थापत्य का विकास कर पाएगा, और नियमों की व्यवस्था कर पाएगा, ताकि समाज में कौन कौन से नियम होना चाहिए, उससे आपका जो क्राइम कम होगा। समाज सहायक तत्वों का निर्माण करेगा। ठीक, तो उन्होंने समर्थन में तर्क दिए हैं कि अगर दास होगा तो वह स्वामी के सभी कार्य कर लेगा, और स्वामी पर्याप्त विश्राम कर पाएगा, आराम कर पाएगा, और उसी विश्राम आराम के समय में इस सभी कार्य वो करने में सक्षम होगा। तो इस तर्क में इनके पक्ष होंगे। चलो आगे देखो। अब अरस्तु का संविधान, जो उनका संविधान है उसके बारे में समझो जरा। क्या है देखो, जो उनका संविधान है, देखो अरस्तु की संविधान की धारणा आधुनिक संविधान की धारणा से अधिक व्यापक है। मतलब काफी व्यापक संविधान की बात की गई है, सोच काफी व्यापक है। लगभग 158 देशों का अवलोकन करने के बाद अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि संविधान दो प्रकार से बनते हैं। जो उनकी ग्रंथ है, जो उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कौन सी बुक से हुई है। जानकारी का सोर्स क्या है? जानकारी का सोर्स है पॉलिटिक्स। ठीक, तो क्या लिखा इसमें? 158 देशों का अवलोकन भ्रमण करने के बाद में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि संविधान दो प्रकार से बनते हैं। पहला है शासकों की संख्या के आधार पर, दूसरा है शासकों के स्वरूप के आधार पर। बात क्लियर है? पहला है शासकों की संख्या के आधार पर। सत्ता कितने, पहला आधार है कि शासन जो है वो कितने, शासन जो सत्ता कितने लोगों के बीच में है, मतलब सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथ में है। क्या वह एक व्यक्ति के हाथ में है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है, या संपूर्ण जनता के हाथों में है। मतलब आपका जो शासन है वो किस प्रकार का है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, या कई लोगों के हाथ में, या फिर जनता के हाथ में, या संपूर्ण जनता के हाथों में है। तो शासन की संख्या, जो आपके शासक की संख्या कितनी है, इसके आधार पर। दूसरा आधार है शासन के स्वरूप। मतलब जो आपका शासन का मतलब क्या हुआ इसका आधार यह है कि क्या शासन अच्छा है या नहीं, है ना। मतलब शासन का संचालन कानून के अनुसार जनता हित में हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जो शासन चल रहा है वो जनता के हित में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ये आधार हो गया। ठीक, दो आधार हो गया, शासकों की संख्या के आधार पर, दूसरा है शासन के स्वरूप के आधार पर। ठीक, अब देखो इसमें क्या लिखा है कि शासकों की संख्या तथा शासन के स्वरूप के आधार पर अरस्तु ने 6 प्रकार के शासन बताए हैं, जो एक शासन चक्र की भांति कार्य करता है। मतलब इन दोनों आधार पर जो अरस्तु है उन्होंने 6 प्रकार के शासन बताए हैं, जो एक चक्र की भांति कार्य करता है।
पहला आपका होता है एक तंत्र, क्या होता है? एक तंत्र। फिर होता है भ्रष्ट या निरंकुश तंत्र होता है ना। एक तंत्र में अगर करप्शन हो गया तो उसको बोलते हैं भ्रष्ट या निरंकुश तंत्र। जब शासक ये मान ले कि सब कुछ मैं ही हूं तो उसको बोलते हैं निरंकुश या भ्रष्ट तंत्र। ठीक, चलो अगला है कुलीन तंत्र। क्या है? कुलीन तंत्र, इसको पढ़ेंगे आगे। फिर है वर्ग तंत्र या भ्रष्ट तंत्र बोलेंगे इसको। अगला है लोकतंत्र, फिर है कुलोक तंत्र। ठीक है, ये एक चक्कर है। देखो इसको समझते कैसा है। देखो क्या है, सबसे पहला है एक तंत्र। क्या मतलब हुआ इसका? वह व्यवस्था जिसमें शासन की अधिकांश शक्तियां एक ही व्यक्ति के कब्जे में होती है उसको बोलते हैं एक तंत्र। अगला है निरंकुश तंत्र। एक तंत्र दूषित हो जाता है, जब एक तंत्र दूषित हो जाता है तथा शासक कल्याणकारी का दूषित हो जाता है, अत्याचारी। जब एक तंत्र दूषित हो जाता है तब बनता आपका निरंकुश तंत्र बन जाता है वो। ठीक, जो शासक है वो अत्याचारी व दूषित हो जाता है तो वह शासक जो शासन है निरंकुश तंत्र कहलाता है। जब एक तंत्र दूषित होगा तब उसको बोलेंगे निरंकुश तंत्र। ठीक, अगला देखो आप कुलीन तंत्र। जब शासन सत्ता कुलीन व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। जब आपका शासन है किसी एक ही परिवार के हाथों में होता है उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। अगला है वर्ग तंत्र। इसमें क्या होता है? जब कुछ व्यक्तियों का शासन भ्रष्ट व स्वार्थी हो जाता है। देखो कुलीन जो है किसी व्यक्ति के हाथ में शासन चला गया, अब उनके द्वारा करप्शन हो रहा है, कुछ व्यक्तियों का शासन भ्रष्ट व स्वार्थी हो जाता है, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब व्यक्ति शासन करता है उसको बोलते हैं वर्ग तंत्र। तो वह वर्ग तंत्र बन जाता है, अपने स्वार्थ के लिए काम जब होता है उसको बोलते हैं वर्ग तंत्र। ठीक, चलो 4 हो गए। अब 5वां आपका है लोकतंत्र। क्या मतलब हुआ? जब शासन जनता के हाथों में हो, जब शासन सत्ता संपूर्ण जनता में निहित हो उसे लोकतंत्र कहते हैं, जैसे भारत में है। अगला है कुलोकतंत्र, है ना। कुलोकतंत्र, जब लोकतंत्र में खराबी आती है, जब संपूर्ण जनता का शासन भ्रष्ट हो जाता है तो वो भीड़ तंत्र में बदल जाता है, जिससे कुलोकतंत्र कहा जाता है। जब लोकतंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, जब जनता के शासन में ही गड़बड़ी आती है उसको बोलते हैं कुलोकतंत्र। ठीक, तो इसका ये प्रकार हो गए, ये चक्र हो गया। इस प्रकार राज्यों में एक तंत्र से कुलोकतंत्र, एक शासन चक्र चलता रहता है और संविधान का निर्माण एक परिवर्तन का स्वरूप भी गतिशील होता रहता है। चक्र है एक तंत्र से जो आपका अंत में है कुलोतंत्र, इसके बीच में चक्र चलता रहता है। ठीक, चलो अब देखो अगला, देखो आप अगला आलोचना है। अब इसमें क्या देखो, इसमें क्या है, जो आपका संविधान है इसमें क्या कमियां हैं इसको देखो आप। अरस्तु के शासन में के वर्गीकरण में कई दोष हैं जिन्हें अग्र बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला है भौतिक वर्गीकरण, मौलिक वर्गीकरण नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक नहीं है, अपने हिसाब से इसको कर दिया है। अगला है शासन व राज्य का स्पष्ट अंतर नहीं है। शासन और राज्य का मतलब शासन किसका है, राज्य का, समाज का, देश का, स्पष्ट नहीं है। अगला है वर्गीकरण का आधार गलत है, शासन चक्र सही नहीं है। जो चक्र है उसको ठीक तरह से इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया इसको, उसका चक्र का जो आधार है वो गलत है। वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है, वर्तमान समय में इसका कोई आधार नहीं है, ये बस पढ़ने के लिए अच्छा है। तो भी इस आलोचनाओं के उपरांत भी अरस्तु द्वारा किया गया शासन का वर्णन श्रेष्ठ है। मतलब जितने भी अब तक जो वर्णन हुए, अब तक जो संविधान के बारे में जो वर्णन हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ यही है। ठीक, किया गया है, शासन का वर्णन श्रेष्ठ है। गिल क्राइस्ट के शब्दों में आज तक शासन के जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उन सभी का ऐतिहासिक आधार अरस्तु के शासन पर ही आधारित है। अब तक संविधान के संबंध में अब तक शासन के जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनका आधार अरस्तु का संविधान ही है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने इनको समझ लिया है। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे
जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आज जो हमने पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज कर पाए। ठीक, तो इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।